नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि आखिर कौन है जो बॉलीवुड को कर रहा है बर्बाद। क्या बॉलीवुड में फिल्में बनाने वाले ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिससे बॉलीवुड बर्बाद हो रहा है, या दर्शकों का एक वर्ग है जो बॉलीवुड की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है, या ओटीटी है जो बॉलीवुड को बर्बाद कर रहा है, या समीक्षक हैं वो बर्बाद कर रहे हैं, या फिर एक ओवरऑल ऐसा सिनेरियो बन गया है सबकी मिलीजुली सरकार का कि वो बॉलीवुड जो है बर्बादी की तरफ जा रहा है। और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे सहयोगी और हमारे मित्र रवि बुले जी हमारे साथ में हैं। शुक्रिया रवि जी हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया। देखिए, हम यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हाल ही में रवि जी ने एक फिल्म देखी, गुस्ताख इश्क। तो गुस्ताख इश्क को देखकर रवि जी ने मुझे फोन किया और कहा कि इतनी बढ़िया फिल्म है लेकिन चल नहीं रही है। तो हमारे बीच फिर जिक्र ये हुआ कि भाई हक भी तो बड़ी अच्छी फिल्म आई थी लेकिन चली नहीं। फिर हमने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर धड़क 2 बड़ी अच्छी लगी थी लेकिन वो चली नहीं। तो आखिर ये हो क्या रहा है कि जब अच्छा सिनेमा बनता है तो चलता नहीं है और फिर ऐसी ऐसी फिल्में चलने लगती हैं। बात यहां भी हो रही है कि तेरे इश्क में जब से आई है तब से लोग लेडी कबीर सिंह कहने लगे हैं कृति सेनन को। ये कह रहे हैं कि वो आलिया भट्ट का रिप्लेसमेंट है और कृति सेनन भी फूली नहीं समा रही है कि उनको बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल गया है। तो आज इस लाइव में हम चर्चा करेंगे कि एक तरफ वो फिल्में हैं जो अच्छी हैं कंटेंट के हिसाब से लेकिन चलती नहीं, क्यों नहीं चलती पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा दर्शक वर्ग है जो ये भी शिकायत करता है कि अच्छा सिनेमा नहीं आता। जब अच्छा सिनेमा आता है वो चलता नहीं है, फिर कुछ ऐसा चल जाता है जिस पर सवाल उठते हैं कि भाई इतना भी नहीं था। एक दीवाने की दीवानी जैसी फिल्म भी चली, तेरे इश्क में भी चल रही है। तो ये हो क्या रहा है और क्या इस वजह से बॉलीवुड सफर कर रहा है, क्या इस वजह से बॉलीवुड बर्बाद हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं गुस्ताख इश्क से। रवि जी, आपने फिल्म देखी और आपने कहा बड़ी अच्छी फिल्म है लेकिन बदकिस्मती से पिक्चर चल नहीं रही है। क्या लगता है आपको? पहले तो मैं चाहूंगा कि इसका आप एक छोटा सा मिनी रिव्यू हमें दें और फिर ये बताएं कि इसके नहीं चलने के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, ये फिल्म मैंने कल देखी और मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रेट फिल्म है, लेकिन इस साल जिस तरह से लव स्टोरीज चली हैं, हमने सैयारा देखी, हमने एक दीवाने की दीवानियत देखी, इसी हफ्ते जो है तेरे इश्क में देखी, लेकिन ये फिल्म भी आई है भाई, गुस्ताख इश्क। ये बिल्कुल नहीं चल रही। एक तरफ 3 दिन में वीकेंड बिजनेस जो है वो तेरे इश्क में का जो है वो 50 करोड़ होता है, लेकिन जो दूसरी फिल्म है गुस्ताख इश्क वो 1.5 करोड़ भी नहीं कमाती है। तो ये अजीब किस्म का, मतलब कहना चाहिए असंतुलन है। क्या लोग लव स्टोरी नहीं देख रहे हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, आपके सामने फिल्म है। लेकिन एक दूसरी लव स्टोरी आ रही है जिसमें म्यूजिक अच्छा है, जिसमें कहानी अच्छी है, और प्यार में हम जिस सेंसिटिवनेस को ढूंढते हैं वो उसमें दिखाई देती है। वो रूमानी पल जिनको हम ढूंढते हैं वो उसमें दिखाई देते हैं। गाने उसके बढ़िया हैं, गुलजार साहब ने लिखे हैं। म्यूजिक इस फिल्म का अच्छा है, खूबसूरती से शूट की गई है, कलाकार अच्छे हैं, विजय वर्मा है, फातिमा सना शेख हैं, और नसीर तो मतलब वो मास्टर क्लास की तरह लगते हैं। सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद फिल्म नहीं चल रही। तो इसका मामला क्या है? क्या हम प्रेम को, इश्क को एक दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं, जो थोड़ा सा वायलेंट है, जो थोड़ा एग्रेसिव है, जिसमें खून खराबा है, जिसमें जला देने की बातें हैं? क्या वो पसंद आ रहा है हमें? तो मुझे लगता है काफी हद तक ये बात सही है कि हम प्यार को कुछ इसी तरह से देखने लगे कि लव स्टोरी में जब तक वो पैशन नहीं दिखे, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ जो है, मतलब कहना चाहिए कि मतलब एक खूनी लव स्टोरी ना हो जाए, वो जब तक वैसा ना लगे तब तक शायद मजा नहीं आता। क्योंकि ये जो फिल्म है गुस्ताख इश्क, ये बड़ी अलग तरह की, बड़ी सेंसिटिव सी लव स्टोरी है। इसमें शायरी की बातें हैं, कहानी के केंद्र में ही शायर और शायरी की किताब है। मुझे याद नहीं आता है कि आखिरी बार बॉलीवुड ने कब ऐसी फिल्म बनाई थी जिसमें उर्दू शायरी केंद्र में रही हो, जिसका जो हीरो हो वो शायरी की एक किताब छापना चाहता है और वो एक शायर को ढूंढ रहा है। उसकी प्रेस जो है बंद होने वाली है। विजय वर्मा जो है दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, उनके पिता जो थे वो प्रिंटर थे, पुस्तकें छापा करते थे, पब्लिशर थे, मगर अब किताबें कोई पढ़ता नहीं है, ऐसा एक आम धारणा है। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं और हम, एक पूरा बिजनेस चल रहा है किताबों का। लेकिन एक ये भी जो बहुत सारी झूठी धारणाएं हैं आज के समय में, जिसमें जो बाजार में चला दी जाती है, वो एक ये भी कि अरे किताब कौन पढ़ता है। ऐसा नहीं, किताब की अपनी इकोनॉमी और जम के चल रही है।
तो यही होता है कि भाई इसकी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बंद होने वाली है, ये लोग उर्दू किताबें छापते हैं। ये जो सस्ते किस्म का साहित्य है, जो पॉपुलर है, और सस्ते से मतलब ये है कि जिसमें थोड़ा निम्न स्तर की बातें, वो नहीं छापना चाहता। तब इनको एक शायर का पता चलता है कि यार उनकी किताब कभी नहीं आई। वो शायर साहब जो है वो नसीर साहब है, वो दिल्ली छोड़कर बरसों पहले चले गए हैं। तो ये व्यक्ति जो है, हीरो जो है, उसके पीछे जाता है, पता लगाता है, उनका नंबर वगैरह ढूंढता है, मिलता है, फिर वो फोन करता है तो उनकी बेटी फोन उठाती है, तो वो बुलाती है। और ये शायर नहीं चाहता मेरी कोई भी किताब छपे, ये पब्लिशर उनके पास जाता है, मगर अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करता है कि वो पब्लिशर है और किताब मांगना है। वो कहता है कि मैं शायरी सीखना चाहता हूं, उनका शागिर्द बन जाता है, और उनकी शागिर्दी में उनके साथ साथ वो शायरी सीखना शुरू करता है और शायरी करने भी लगता है। और शायर साहब की जो बेटी है फातिमा सना शेख, उनकी शादी पहले हो चुकी, मगर वो शादी टूट चुकी है, तलाक हो चुका है। धीरे धीरे इन लोगों के बीच भी जो है प्यार पनपने लगता है। अब क्या वो किताब छप पाएगी? क्या ये जो शागिर्द बना है इसकी हकीकत उनके सामने खुलेगी? ये लव स्टोरी जो है कहां तक आगे जाएगी, नहीं जाएगी? तो ये सारा, तो इसमें कोई वो हाई वोल्टेज मेलोड्रामा नहीं है कि खूब जिसमें लड़का लड़की के बीच, जैसे मैंने कहा कि आजकल खूनी हो जाता है प्यार जो है इन फिल्मों में देखते हैं, या दोनों में से कोई एक वायलेंट हो जाता है, या बहुत सारा ड्रामा। ये बहुत सॉफ्ट ढंग से धीरे धीरे जो है ये कहानी आगे बढ़ती है और अंजाम तक पहुंचती है। तो ये उसका प्रेमाइसिस है। मैं इसमें डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा। विजय वर्मा का काम अच्छा है, फातिमा सना शेख और नसीर तो नसीर है, देखिए मतलब कमाल करते हैं। मतलब वो लगता ही नहीं कि वो आदमी एक्टिंग कर रहा है, वो ऐसा लगता है कि आप उस शायर को, उस किरदार को ही देख रहे हैं। तो उनके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिल्म बहुत अच्छी है, जैसे मैंने कहा म्यूजिक अच्छा है, गाने बड़े सुनने लायक हैं। तो अगर आपने फिल्म नहीं भी देखी हो तो यूट्यूब पर इसके गाने जो है आप वो सुन सकते हैं, तो आपको पता लगेगा। विशाल भारद्वाज का म्यूजिक है। ओवरऑल ये बहुत अलग तरह की फिल्म है, सैयारा से, एक दीवाने की दीवानियत से, तेरे इश्क में। तो लव के अगर आप अलग अलग शेड्स देख रहे हैं तो ये भी है। मगर मुझे आश्चर्य हुआ कि इस फिल्म को देखने कोई नहीं जा रहा है। वीकेंड में इसका बिजनेस जो है 1.5 करोड़ भी नहीं होता है, और तेरे इश्क में जो है वो बढ़िया 50 करोड़ कमा रही है, और लोग कह रहे हैं कि हफ्ते 1.5 हफ्ते इसी तरह से चलती रही फिल्म हिट हो जाएगी। मुझे तो ये लगता है फर्क क्यों है? ठीक, मुझे ये लगता है कि अगर आज की डेट में डीडीएलजे भी आ जाती तो शायद फ्लॉप हो जाती, क्योंकि उसमें भी बर्बाद इश्क तो था नहीं। तो आजकल की जो जेंट्री है वो बर्बाद इश्क को पसंद कर रही है, फिर चाहे कबीर सिंह हो, एनिमल हो, या आपका दीवाने की दीवानियत हो, या ये हो कि इसमें भी हो। तो मुझे लगता है कि एक हमारे जो आज की जेंट्री है जो देख रही है सिनेमा, क्या उसकी अप्रोच इतनी नेगेटिव हो चुकी है, और बहुत हद तक क्या है इसमें हम सोशल मीडिया का योगदान कह सकते हैं। कि सोशल मीडिया पे भी अगर आप फिल्मों से अलग हट जाएं, अगर किसी वीडियो के टाइटल में बर्बाद शब्द है तो वो जरूर चलता है। आज मैंने इसीलिए अपने टाइटल में लगाया कौन कर रहा है बॉलीवुड को बर्बाद, तो शायद इस वजह से लोग देखने आएंगे इस वीडियो को, क्योंकि लोगों को बर्बादी का बड़ा शौक है। और ये बड़ी फैक्ट बात है, आप मेरे ही चैनल पे नहीं, आप बहुत सारे चैनल पर जाएं, जो बर्बाद शब्द से शुरू होने वाले वीडियोस हैं वो काफी देखे जाते हैं। तो लोगों को आजकल बड़ा सैडिस्टिक प्लेजर मुझे लगता है तो आने लगा किसी को बर्बाद होते हुए देखना, या किसी की बर्बादी या कुछ तबाह होते हुए देखना। वरना कोई कारण नहीं है कि एनिमल इतनी बड़ी हिट हो जाए और उसके बाद इस तरह की फिल्मों का धुरंधर अभी आने वाली है। खैर वो तो लव स्टोरी नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल समझ के बाहर है। अब जैसे मैंने धड़क 2 पिछले दिनों देखी, और मैं जब भी बात हो रही है रोमांटिक फिल्मों की 2025 की, तो मैं उसमें धड़क 2 को रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका रोमांस काफी अच्छा लगा। क्योंकि उसका रोमांस भी बहुत सटल रोमांस था, हालांकि उसमें बाद में फिर काफी मारधाड़ होती है, लेकिन जो रोमांस का तरीका है वो बड़ा वही है, जो पोइटिक तरीके से जैसे शुरू होता है, हौले से शुरू होता है रोमांस। तो मुझे लगता है कि ये जो बात है ये अब दर्शकों की जिम्मेदारी है। हमने पिछले दिनों हक जैसी फिल्म भी देखी, जो बड़ी मीनिंगफुल सिनेमा थी, इसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग थी, बड़ी अच्छी कहानी थी, एक बहुत अच्छा संदेश था, समाज में कैसे बदलाव आया, तमाम तरह की बातें थी, लेकिन हमारे देश में वो फिल्म नहीं चली। यानी कहीं ना कहीं हम एक पहले से तयशुदा बातों को ही देखना चाहते हैं, तयशुदा तरीके से ही चलना चाहते हैं, और हम असल में अच्छी सिनेमा या अच्छे फिल्म का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं जिसको हमने पहले से मन में सोच लिया है। ये जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो बहुत असर दिख रहा है, इसमें मैं 2 चीजें और जोड़ना चाहूंगा। पहला जो है कंट्रोवर्सी, आपको कंट्रोवर्सी चाहिए। अगर कंट्रोवर्सी नहीं है आपकी फिल्म में, कोई ऐसी चीज नहीं है जो दर्शकों को एक शॉक वैल्यू दे सकती है,
तो फिर उसका चलना जो है मुश्किल हो जाता है, या फिर आप उसके सहारे कोई बड़ा तमाशा खड़ा कर लें, जो हमने सैयारा में देखा था। क्योंकि उस वक्त जिस तरह से वो वीडियो आए सोशल मीडिया में, ड्रिप लगा के कोई जा रहा है, कोई वहां थिएटर में लोट लोट के नाचने लगा है या फिर रोने लगा है, कोई गर्लफ्रेंड के गले लग गया है, तो या तो वैसा ड्रामा होना चाहिए आपके पास में, या फिर कोई कंट्रोवर्सी होना चाहिए। और ड्रामा जो है वो क्रिएट किया जाता है, ये भी होते होते छन छन कर चीजें आ ही रही हैं सैयारा को लेकर, की बहुत सारा कुछ मामला इसमें प्रायोजित और पेड था, तो या तो आप वैसा करा लीजिए, या फिर जैसा आपने कहा एनिमल का मामला ले लीजिए, या कबीर सिंह जिस तरह से थी कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं लड़की के साथ, किस तरह के मतलब दृश्य रचे जा रहे हैं। तो वो मारपीट का मामला हो या जूता जो है, जो शायद यही सीन था एनिमल में ही था, जूता चाटने के लिए बोला जाता है, मतलब इस तरह की कोई चीज हो जो लोगों को अरे ये क्या है, या शायद उनके अंदर की जो दबी इच्छाएं वो पर्दे पर दिखाई देती हों। दूसरी तरफ आपने हक जैसी फिल्म की बात की, जो मीनिंगफुल सिनेमा था। देखिए मीनिंगफुल सुनने कहने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, यार मीनिंगफुल नहीं आ रहा, लेकिन जब आता है तो आप क्या करते हैं। आपने धड़क 2 की बात की, वो अच्छी फिल्म थी, देखना चाहिए थी। वो आपकी जाति व्यवस्था की बात कर रही थी, जाति की जकड़न जो इस समाज में है, कैसे आप उसको नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर करते हैं, वो बात है। हक की बात की। एक और फिल्म में यहाँ पर नाम लूंगा, होम बाउंड, जी। जिसको करण जौहर ने प्रोड्यूस किया और जिसको इस साल ऑस्कर में भेजा गया। ये फिल्म थिएटर में तो चली ही नहीं, लेकिन मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ओटीटी पर जब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो वहां भी इसको कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जबकि मैं आपसे कहूं कि इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है। मैंने इस फिल्म को देखा, इसका रिव्यू भी किया है, ये बहुत शानदार फिल्म है। ये आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, जो रोजगार के लिए परेशान है, जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करती है, परीक्षाओं में बैठती हैं, क्या उसका हाल होता है। फिर इसमें कोविड के दौर में जिस तरह की अव्यवस्थाएं थी वो दिखाई गई। ये आप अपनी नई पीढ़ी के साथ में, आप अपनी यंग जनरेशन के साथ में, जो गांव कस्बों में रह रही है, जो आपकी मेट्रो से जिसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आजकल सिनेमा और लाइफ मतलब हम ये देख रहे हैं कि वो मेट्रो सेंट्रिक है सारी चीजें, खबरें भी वैसी बनेंगी, उसी तरह के वीडियो, वहां मेट्रो में क्या हो रहा है, हाई कल्चर में क्या हो रहा है। लेकिन वो जो गांव में वो जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, माँ बाप का हाथ बटा रहे हैं, कैसे वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। और वहां पे अगर जाति के मामले आ जाते हैं, वहां पर अगर आपका बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक होने वाला मामला आ जाता है, तो वो किस मुश्किल दौर में पड़ जाते हैं, किस हाल में उनका जीना जो है वो मुहाल हो जाता है। वो सारी चीजें, और ये फिल्म मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और जो लोग बोलते हैं ना मीनिंगफुल सिनेमा नहीं बन रहा है, बात वही है कि जब आप आता है तो उस सिनेमा के साथ क्या करते हैं। भाई करण जौहर जो किसी समय कहते थे कि अरे हमें अवार्ड से, इंटरनेशनल अवार्ड से क्या लेना देना, आज अगर उन्होंने ये फिल्म बनाई है तो मुझे लगता है इसके लिए उनकी तारीफ होना चाहिए। लेकिन जब होम बाउंड का अगर इतना बुरा हाल होगा कि थिएटर छोड़िए, ओटीटी पर भी उसको ऑडियंस नहीं मिलेंगे, तो वो व्यक्ति क्यों भविष्य में फिल्म बनाएगा। और जब करण जौहर नहीं बनाएगा तो दूसरों तो कहेंगे भाई उन्होंने बनाई थी, इतने बड़े आदमी है, उनका ये हाल हो गया, तो हम क्यों बनाए। कहीं ना कहीं देखिए, मुझे लगता है ये दर्शकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर 500 रुपए का टिकट खरीद कर सिनेमा में नहीं देखना चाहते, तो कम से कम ये हो कि यार ओटीटी पे ये फिल्म कमाल कर रही, मतलब कि आप देखना ही नहीं चाहते, सिर्फ बातें करना चाहते हैं। अब टीवी पे आती है तो आप सूर्यवंशम देख लेते हैं। खैर, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जी दुनिया का कोई भी बाजार हो, उसमें एक लाइन कही जाती है, कंज्यूमर इज द किंग। तो फिल्म के साथ भी ऐसा बिल्कुल। है। अगर फिल्म नहीं चल रही है, अच्छी फिल्में नहीं चल रही है, तो कंज्यूमर यानी दर्शक ही जिम्मेदार है। हम फिल्म इंडस्ट्री को दोष नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि जब फिल्म इंडस्ट्री नेपो किड लॉन्च करेगी तो हम गाली देने आ जाएंगे, लेकिन जब पिक्चर अच्छी आएगी तो हम बिल्कुल। गायब हो जाएंगे। तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। और अगर दर्शकों के साथ ये ज्यादती होती रही है, खराब सिनेमा बनकर आता रहा है, नेपो किड्स लॉन्च होते रहे हैं, तो इसके लिए मैं फिर कहूंगा फिल्म इंडस्ट्री नहीं, दर्शक स्वयं खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया होगा, तभी ये चीजें आगे चली होंगी। आज जिस तरह से आप अच्छे सिनेमा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी आप एक कारण बन रहे हैं इस बात के पीछे कि कल को कोई अच्छा सिनेमा ना बनाए, ठीक उसी तरह अगर आप नेपोटिज्म का शोर मचाते हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों का ही योगदान है। आपने कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सेप्ट किया है।
आप, अगर हम इतनी बड़ी बात यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि अच्छी फिल्म आ रही है, यहाँ हमने 3 फिल्मों के उदाहरण दे दिए हैं जो हाल फिलहाल के पिछले 5-7 महीनों में आई हैं, तो उसका अगर ये हाल है तो डेफिनेटली हमारे देश की जनता सही चुनाव नहीं कर पा रही है। अब चुनाव को लेकर कुछ लोगों का ध्यान पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ चला गया होगा, मेरा उस तरफ मतलब नहीं था। खैर वहाँ पे भी समीकरण कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिलहाल हम बात फिल्म की कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शक ही जिम्मेदार हैं, और अगर आपके बाजार में सड़ा हुआ माल बिकता है तो बिकता तो तभी है जब आप खरीदते हैं, वरना तो वो बाहर हो गया होता। और अगर अच्छा माल नहीं बिक रहा है तो या तो आपको सही सामान की समझ नहीं है या आप उसके योग्य नहीं है। तो ये चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी। और आज जो एक और शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पर कि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं आलिया भट्ट से कृति सेनन का, उन्हें लेडी कबीर सिंह कहा जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि बड़े स्टाइल से टशन से वो सिगरेट पीती दिखाई दी हैं तेरे इश्क में। तो ये भी अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है कि तेरे इश्क में जैसी फिल्म कोई बहुत कमाल फिल्म नहीं है, जैसा मैंने सैयारा के बारे में भी कहा था, लेकिन अब आजकल के लोगों की चॉइस को क्या हो गया है। अब अगर चॉइस इस तरह से बिगड़ती जा रही है तो फिर हम आगे आने वाले समय में कोई बहुत अच्छे सिनेमा अपने आसपास होते हुए नहीं देख पाएंगे। रवि जी, कैसे देखते हैं आप कृति सेनन का आलिया भट्ट से कंपैरिजन, कृति सेनन के उस कैरेक्टर मुक्ति के लिए दीवानगी आपको क्या बता रही है? देखिए, मुझे ये बहस जो है ना बड़ी आर्टिफिशियल टाइप की लगती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद ये पीआर प्रायोजित बहस है, क्योंकि आजकल पीआर इसी तरह का हो गया है सोशल मीडिया में। और पिछले दिनों जो है, हालांकि मैं उस बात से बहुत सहमत नहीं था, लेकिन आलिया भट्ट के जो चाचा हैं मुकेश भट्ट, तो उन्होंने एक कंट्रोवर्सी जो हो गई थी उनकी उसको उसमें ये कहा था कि भाई जो आलिया भट्ट क्योंकि ए ग्रेड की एक्ट्रेस है, तो दूसरी एक्ट्रेसेस या एक्टर जो है उनके नाम को भुनाते हैं पब्लिसिटी पाने के लिए। दिव्या खोसला के साथ जो उनकी बातचीत वायरल हो गई थी, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी, एक इंटरव्यू का हिस्सा था वो, और उसके बाद फिर वो दिव्या को सफाई देते रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ये वाली बात शायद जो है इस जो नया कंपैरिजन चल रहा है, हो सकता है कि कृति के पीआर की साइड से इस तरह से कुछ चलाया गया हो कि आलिया भट्ट से तुलना कर। हालांकि मैं आपको साफ कहूं कि कोई मैं आलिया भट्ट को बहुत अच्छी एक्ट्रेस नहीं मानता हूं, वो नेपोकिड है और उनका एक मार्केटिंग और उनके पीआर का गेम है जो दूसरी एक्ट्रेस से बहुत बेहतर है, इसीलिए आज वो उस पोजीशन पर दिखाई देती। वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कोई बहुत ग्रेट एक्टर है। ठीक है, सबकी अपनी राय हो सकती है, ये मेरी अपनी राय। तो और कृति सेनन की उनसे तुलना, दोनों करीब करीब एक ही पोजीशन पे है अगर आप एक्टिंग की और परफॉर्मेंस की बात करें। ऐसा नहीं है कि आलिया बहुत आगे हैं और कृति बहुत पीछे हैं। तो मुझे मोटा मोटा तो यही लगता है कि ये सोशल मीडिया में जो गिमिक्स चलते हैं कि इस बार, क्योंकि देखिए बात तो वही है कि आलिया भट्ट का नाम आया तो चर्चा तो हो गई, क्योंकि कुछ लोग ये है मार्केट में इस चीज को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं कि इस समय आलिया भट्ट जो है बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस है, सबसे शानदार एक्ट्रेस है, कई लोग उनको नंबर 1 भी मानते हैं। तो ये मार्केट के गेम, और उसमें कृति को अगर थोड़ा सा इसमें फुटेज मिल जाता है, कुछ चर्चा होती है, जैसे आपने मुक्ति के रोल की बात की। अब वो लेडी कबीर सिंह मुझे तो कहीं नहीं, और हमने जब उस दिन बात की थी, फिल्म का रिव्यू कर रहे थे, तब भी हमने ये कहा था कि उनके सिगरेट पीने वाले सीन तो बहुत कमजोर हैं, कहीं वो ढंग से एक सीन में सिगरेट पीती नजर नहीं आती हैं। वो होठों से मुश्किल से लगाती हैं और सीन काट दिया जाता है, या एक आध सीन में पीछे से छल्ला उड़ता दिखाया जाता है। भाई क्या जरूरत थी उस कैरेक्टर के हाथ में सिगरेट देने की, समझ में ही नहीं आता है। तो कहीं से हमें तो मतलब मुझे तो कम से कम बिल्कुल नहीं लगा कि वो ठीक ढंग से सिगरेट भी पी पा रही है। और उसके बाद में फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, जी मुझे आता है, आप बोल लीजिए फिर मैं बताता हूं, अपना तर्क दूंगा मैं। हाँ जी जी। तो और दूसरा वो जो फिल्म का क्लाइमैक्स है, उसमें तो इतनी वीक नजर आई है वो, मतलब कि जितना स्ट्रांग कैरेक्टर बिल्डअप हुआ था, वो आखिरी सीन में जहां वो बच्चे को जन्म दे रही है, ईश्वर जाने वो डायरेक्टर को क्या सूझा कि उस सीन को इतना खींच तान के बताना, और वो बहुत ही कमजोर सीन है और लॉजिकली वो फिल्म वहां पर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आजकल बर्बाद इश्क जो है वो खूब देखते हैं लोग, और शायद किसी तरह का उनको मजा आता हो सकता है कि देखिए हर समय का ट्रेंड रहता है। इस समय में हो सकता है कि जितना इश्क और मोहब्बत है वो शायद बर्बादी की तरफ ज्यादा जा रहा हो, क्योंकि हम ये तो देख ही रहे, जो बातें होती है कि ठीक है तू नहीं और सही, और नहीं और सही, यही चल रहा है नई जनरेशन में। जो चीजें हमारे आसपास दिखती है, नए बच्चों से भी जब हम बात करते हैं, तो यही सारा सीन नजर आता है और वही दिखाया है इन्होंने फिल्म में, इसलिए शायद लोग इसे देख रहे हो।
देखिए, कृति सेनन को जो उन्होंने सिगरेट पिलाई है, वो मुझे ऐसा लगता जी। है कि जो उनका टारगेट होता है वो नई उम्र के बच्चे होते हैं, टीनेजर्स। हाँ। और टीनेजर्स जो होते हैं वो कूल दिखने के लिए अपने कॉलेज के पीछे गलियों में छुपकर, माँ बाप से छुपकर सिगरेट पीते हैं। तो एक कनेक्ट बनाने की उन्होंने कोशिश की होगी, शायद ऐसा हो सकता है कि भाई वो कहेंगे देखा वो भी कितनी कूल लग रही है, मैं भी इतना कूल लगता हूँ या मैं भी इतनी कूल लगती हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई कारण समझ में नहीं आता। और रही बात बर्बाद इश्क की, तो सिगरेट भी बर्बादी का ही प्रतीक है, सिगरेट कोई आबादी का प्रतीक तो नहीं है। तो बेसिकली वो रंग भरने की कोशिश की है, एक तरफ कनेक्ट बनाया है टीनेजर्स से आज के, और एक तरफ कनेक्ट बनाया है बर्बाद इश्क के। हालांकि बहुत ही इलॉजिकल वो है, लेकिन जो मेरी समझ में आया वो मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम दर्शकों को और बाजार को नहीं छोड़ सकते। इस तरीके की डिमांड अब आपने ही रखी है, यानी आप चाहते हैं कि सिनेमा इसी तरीके का आता रहे, क्योंकि तभी आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप चाहते नहीं होम बाउंड जैसी फिल्में आए, आप चाहते नहीं कि हक जैसी फिल्में आए, आप चाहते नहीं कि धड़क 2 जैसी फिल्में आए। कहीं ना कहीं आप बताते कैसे हैं, मार्केट कैसे बताता है? भाई मार्केट ऐसी बताता है, जिस तरीके का काम ज्यादा चलेगा भाई और बनेगा। हम अक्सर मीडियम को दोषी कर देते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कहते हैं देखो कैसे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस आते हैं। भाई आते इसलिए क्योंकि चल रहे हैं, वो नहीं चल रहे होते तो आने ही बंद हो गए होते। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर किंग है, और आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा आजादी है दर्शकों के पास। आज हम ये परिचर्चा कर रहे हैं, अब इसमें कितने लोग जुड़े कितने नहीं जुड़े ये उनकी अपनी इच्छा है। यहाँ हमने तो आकर बात की, अब अगर इस बातचीत में भी कोई शामिल होने को तैयार नहीं है तो उनकी इच्छा है, या वो किस तरह का कमेंट करते हैं उनकी इच्छा। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हम भले ही अपनी जिम्मेदारी से हटकर करण जौहर के माथे पर ठीकरा फोड़ देते हो, लेकिन करण जौहर का कॉफी वाला शो देखा गया तभी तो चला। करण ने नेपो किड्स को लाए क्योंकि वो चल रहे थे, उन्होंने चलाया, उनको एड्स भी मिले, उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी आए, तो यानी कहीं ना कहीं तो उन्होंने मार्केट बनाया, इसलिए वो चला। अब होता क्या है कि आप ये कमी निकाल के तो बता देते हैं, लेकिन अपनी कमी के बारे में बात कौन करे? और दर्शक जो है वो कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक पूरा समूह है। तो उस पर बात कौन करे, उस पर टीका टिप्पणी कौन करे? लेकिन जब हम इस तरीके से बैठते हैं और देखते हैं, जैसे आज हम रवि जी बैठे और हमने चर्चा की कि कितनी सारी फिल्में अच्छी थी और नहीं चली, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छी फिल्म के ना चलने का जिम्मेदार तो दर्शक ही हो सकता है, और हम किसी को जिम्मेदार नहीं मान सकते। इसमें बस मैं एक ही चीज मानता हूं, बिल्कुल ठीक कहा कि दर्शकों की बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें एक चीज है, जैसे क्योंकि साउथ की भी हम लगातार बात करते रहे, और एक मुझे एग्जैक्ट समय याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद हमने एक आध महीने पहले ये भी बात की थी कि साउथ में जो फिल्म मेकर्स हैं, क्योंकि हम कहते हैं साउथ में, खासतौर पर मलयालम में और तमिल में सेंसेबल सिनेमा, ऐसा नहीं कि सारा ही बन रहा है, मगर उनका सिनेमा देखा जाता है, और हिंदी के भी दर्शक उनकी अच्छी फिल्मों को, सेंसिबल फिल्मों को देखते हैं और सराहते हैं। एक दिन में नहीं बनने लगा, उन्होंने लगातार पिछले 10-12 सालों में वैसी फिल्में जो हैं बनाते रहे, दर्शकों के सामने लाते रहे। तो धीरे धीरे दर्शकों को भी समझ में आने कि ये भी सिनेमा है, इसको देखना चाहिए, और उसका टेस्ट उनको समझ में आया, और आज वो फिल्में देखते हैं, और वही फिल्में हिंदी में भी देख ली जाती हैं। फिर तो कचरा वहां भी बनता है, ऐसा नहीं कि, अब ये अलग बात है कि यहाँ हम सिर्फ अच्छी फिल्मों की बात करते हैं, क्योंकि जब अच्छी फिल्म होती है यहाँ उसकी रिपोर्ट आती है, वो फिल्म ओटीटी पर आती है, हम उसको देखते हैं, हम कहते हैं हाँ ये बढ़िया फिल्म है। हिंदी में भी कहीं, क्योंकि हिंदी में पिछले 12-15 साल में हमने देखा कितना मामला ऑफ ट्रैक हो चुका है। जिस तरह से कॉरपोरेट के नाम पर इन्होंने फिल्में बनाई है, और बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स के साथ में जो कचरा परोसा है, ये उसी का नतीजा है। तो जिम्मेदार दोनों हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे लगता है हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जब अच्छी फिल्म आएगी और हम भी अगर बात नहीं करेंगे, और हम भी चाहे जितने भी दर्शक हमें देखें, वो जुड़े हमारे साथ में, उनको कम से कम ये तो है कि अच्छा कुछ अच्छी फिल्म भी आई है, हो सकता है उनमें से कुछ लोग देखें, हो सकता है फिर वो 4 लोगों से मिल, तो ये हमारा भी काम है, तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। मगर हाँ ये सही है कि जो पिछली गलतियां हैं बॉलीवुड की, वो इस वक्त उस पर जो है बहुत भारी पड़ रही हैं। और लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि क्योंकि जैसे हम पहले भी कहते रहे, इन्होंने सिनेमा को उसका आर्ट फॉर्म छोड़कर उसको सिर्फ पैसा बनाने की, पैसा छापने की मशीन में बदल दिया था। अब उनको धीरे धीरे उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और दर्शकों को कहना होगा कि ठीक है, आप आए चाहे ना आए, हम अच्छी फिल्में भी बनाएंगे, हम अपने सिनेमा को ग्रो करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए अपना काम करते रहेंगे। तो धीरे धीरे चलेंगी, चीजें बदलेगी। और एक और जो हवा बहुत बड़ा है जो बॉलीवुड में, जिस पर भी बहुत बात हुई, इन्होंने बजट का हवा खड़ा कर दिया कि कोई भी फिल्म जो है हम इतने करोड़ के बजट से कम में नहीं बनाएंगे।
अरे भाई आपको बजट कंट्रोल करना होगा, आप सेंसिबल सिनेमा बनाइए, कंट्रोल बजट में बनाइए। रास्ते तो बहुत सारे हैं आपके पास पैसे की रिकवरी के, आप कम बजट में आना शुरू कीजिए, सेंसिबल सिनेमा। अब यही कहेंगे कि भाई नहीं हम बजट तो वही रखेंगे, हम बनाएंगे 100 करोड़ में, फिर हम कहेंगे कि नहीं यार 100 करोड़ की पिक्चर थी। आप बनाइए 5 करोड़ बनाइए, 10 करोड़ बनाइए, अच्छा सिनेमा लेके आइए, नए लोगों के साथ लाइए, स्टार्स पर निर्भर मत रहिए। वो नहीं करना चाहते हैं आप छोड़ दीजिए। भाई अगर करण जौहर का ये जो होम बाउंड वाला एग्जाम्पल हम लें, तो किसी बड़े स्टार को तो नहीं लाए, वो 2 यंग लड़कों के साथ आए और उन्होंने जो भी अब उनके काम करने का तरीका होगा, जो भी बजट होगा, पर उनके जो पिछली फिल्में जो उनके हाउस की रही हैं, उनसे तो बहुत कम बजट में ये फिल्म बनी है। और एक और चीज में उन्हीं के कंपनी के कोई जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, उनका एक स्टेटमेंट था कि हमने ये फिल्म बनाते हुए जो टीम थी इसकी, उन लोगों से कहा कि भाई कम पैसे लो। तो ये जब आप अब इसमें आप बड़ी फिल्मों में भी कहिए उन लोगों से कि भाई कम पैसा लीजिए, बजट नीचे लाइए। बजट एक बहुत बड़ा इशू है, तो जब बजट कंट्रोल कर लेंगे तो मुझे लगता है चीजें काफी कुछ ठीक होने लगेगी। मामला दोनों तरफ से, दर्शकों को भी समझना पड़ेगा और इनको भी ये प्रैक्टिस बजट कंट्रोल करते हुए जारी रखना पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी इस बातचीत में जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें और हम फिर आपसे किसी लाइव में, किसी वीडियो में जरूर मुलाकात करेंगे। थैंक यू रवि जी। शुक्रिया उज्ज्वल जी, शुक्रिया।